सबसे पहले तो बेसिक सवाल, इरिगेशन होता क्या है और इरिगेशन क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इट इज़ आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी की सप्लाई करते हैं, इसी को कहा जाता है इरिगेशन। कोई ऐसी लैंड है जिसके ऊपर नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर इनसफिशिएंट है, कोई ऐसा फील्ड है जिसमें नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर की पूर्ति नहीं है, तो इस लैंड के ऊपर, इस फील्ड के ऊपर जो हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी की सप्लाई करते हैं, उसी को कहा जाता है इरिगेशन। लेकिन इरिगेशन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ड्रेनिंग अवे ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम द फील्ड्स। और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज आम तौर पर जब हम बात करते हैं इरिगेशन के बारे में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से जब हम पानी की सप्लाई करते हैं किसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर तो उसे कहा जाता है इरिगेशन। लेकिन दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसमें सरप्लस वाटर है तो इस सरप्लस वाटर को ड्रेन अवे करना भी इरिगेशन कहलाता है। और इरिगेशन कोई आज की चीज़ नहीं है, जब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तब से इंपॉर्टेंस है इरिगेशन की। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान इरिगेशन के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। मेडिवल पीरियड के दौरान एक लार्ज नेटवर्क बिछाया गया कैनाल्स का, खूब ह्यूज कंस्ट्रक्शन किया गया कैनाल्स का। 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने एक लंबा चौड़ा कैनाल इरिगेशन सिस्टम ले डाउन किया अराउंड इंडो गेंजेटिक दोआब। तो मेडिवल पीरियड्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इरिगेशन के खूब सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। 20th सेंचुरी में सर एम विश्वेश्वरैया वन ऑफ द फॉरमोस्ट सिविल इंजीनियर्स इन आवर कंट्री, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे इन्हीं के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। ही इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर इरिगेशन एंड वाटर इंजीनियरिंग। इन्होंने खूब सारा काम किया इरिगेशन के लिए, खूब सारा काम किया वाटर इंजीनियरिंग के लिए, जैसे ऑटोमेटिक स्लाइस गेट। ऑटोमेटिक स्लाइस गेट, ये जो गेट्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, उनकी शुरुआत वो किसकी देन है? एम विश्वेश्वरैया की देन है। बॉम्बे में इन्होंने ब्लॉक वाटर इरिगेशन सिस्टम की शुरुआत करी। ये जो फील्ड्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, इस ब्लॉक वाटर इरिगेशन सिस्टम की भी शुरुआत किसने की? एम विश्वेश्वरैया ने की। ऑटोमेटिक वेयर फ्लड गेट्स, वेयर्स क्या होते हैं? डैम्स में जो ओपनिंग्स होती हैं, तो ये जो ऑटोमेटिक वेयर फ्लड गेट्स हैं, ये भी किसकी देन है? एम विश्वेश्वरैया की देन है। ही इज ऑल्सो नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कृष्णराज सागर डैम। तो एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इरिगेशन और वाटर इंजीनियरिंग के फील्ड में। सर आर्थर थॉमस कॉटन, जो कि ब्रिटिश इरिगेशन के इंजीनियर थे, ये जाने जाते हैं साउथ इंडिया में अपने इरिगेशन के कामकाज के लिए। और बेहद इंपॉर्टेंट, के.एल. राव इज नोन एज द फादर ऑफ इरिगेशन। के.एल. राव इज नोन एज द फादर ऑफ इरिगेशन। के.एल. राव ने डिज़ाइन किया था नागार्जुन सागर डैम को, भाखरा नांगल डैम को। इनफैक्ट आज के डेट में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में हम बात करते हैं, ये जो आइडिया है इसको सबसे पहली बार मूट किसने किया? के.एल. राव ने किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इरिगेशन के फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। इनके नाम को, इनके काम को थोड़ा सा याद रखना, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है की टर्म्स रिलेटेड टू इरिगेशन। इरिगेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला टर्म है कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया का मतलब क्या होता है? सरकार ने कोई स्कीम चलाई, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कैनाल्स का लंबा चौड़ा नेटवर्क बिछाया। इस नेटवर्क के थ्रू आप कितने एरिया को इरिगेट कर पा रहे हो और ऐसे एरिया को इरिगेट कर पा रहे हो विच इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन, उसे कहा जाता है कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया का मतलब द एरिया विच कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम अ स्कीम एंड इज फिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज कल्चरेबल कमांड एरिया। दूसरा टर्म है इरिगेटेड एरिया, ये तो नाम से क्लियर है। टोटल एरिया अंडर इरिगेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज जैसे कैनाल्स के थ्रू, जैसे टैंक्स के थ्रू, जैसे ट्यूबवेल्स के थ्रू, जैसे माइक्रो इरिगेशन के थ्रू, जैसे अदर सोर्सेज के थ्रू। बहुत सिंपल, द टोटल एरिया विच कैन बी इरिगेटेड विच इज अंडर इरिगेशन फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज इरिगेटेड एरिया। और ये जो इरिगेटेड एरिया होता है इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होता है नेट इरिगेटेड एरिया,
नेट इरिगेटेड एरिया क्या होता है? द एरिया इरिगेटेड थ्रू एनी सोर्स वंस इन अ ईयर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज नोन एज नेट इरिगेटेड एरिया। कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में कम से कम एक बार जितने एरिया को इरिगेट किया गया है उसको बोलते हैं नेट इरिगेटेड एरिया। और दूसरा होता है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया बहुत सिंपल है, नेट इरिगेटेड एरिया प्लस द एरिया विच इज इरिगेटेड मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। नेट इरिगेटेड एरिया प्लस द एरिया विच इज इरिगेटेड मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। इसको कैसे समझें? मान लेते हैं ये कोई गांव है और इस गांव में मान लेते हैं 4 फील्ड्स हैं। ये जो 4 फील्ड्स हैं इन चारों को एक पर्टिकुलर ईयर में कम से कम एक एक बार तो इरिगेट किया गया, तो इसका नेट इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि इस गांव में ये जो फील्ड था इसको पूरे साल में सिर्फ एक ही बार इरिगेट किया गया, दूसरे वाले को मान लेते हैं 2 बार इरिगेट किया गया, तीसरे वाले को मान लेते हैं 3 बार इरिगेट किया गया और चौथे वाले को मान लेते हैं सिर्फ एक ही बार इरिगेट किया गया। मतलब चारों फील्ड्स को कम से कम एक बार तो इरिगेट किया गया है, तो नेट इरिगेटेड एरिया कितना हो गया? 4 हो गया नेट इरिगेटेड एरिया। लेकिन ये जो दूसरा फील्ड है इसको एक बार एक्स्ट्रा मतलब एक बार ज़्यादा इरिगेट किया गया है। ये जो तीसरा वाला फील्ड है इसको साल में 2 बार ज़्यादा इरिगेट किया गया है, विच मीन्स ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा? नेट इरिगेटेड एरिया विच इज़ 4 प्लस मोर देन वंस, इसको 2 बार किया गया, इसको एक बार एक्स्ट्रा किया गया, मतलब मोर देन वंस मतलब 3, कितना हो गया? 7 इज द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हमारा जो एग्रीकल्चरल ईयर है वो कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। 1 जुलाई से 30 जून के बीच में चलता है हमारा एग्रीकल्चरल ईयर। देखो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या बातचीत की। एक तो हमने बात की सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में, जिन्होंने बहुत इमेंस काम किया इरिगेशन के फील्ड में, वाटर इंजीनियरिंग के फील्ड में। दूसरा हमने बात की KL राव के बारे में, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इरिगेशन। फिर हमने बात की कुछ की टर्म्स के बारे में, जैसे पहला की टर्म कल्चरेबल कमांड एरिया। किसी स्कीम के तहत कितना एरिया इरिगेट किया जाता है और ऐसा एरिया विच इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन उसे कहा जाता है कल्चरेबल कमांड एरिया। दूसरा हमने बात की इरिगेटेड एरिया के बारे में। द टोटल एरिया अंडर इरिगेशन इज नोन एज इरिगेटेड एरिया। और ये जो इरिगेटेड एरिया होता है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होता है नेट इरिगेटेड एरिया, द एरिया विच इज इरिगेटेड एटलीस्ट वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज नेट इरिगेटेड एरिया। और दूसरा होता है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया क्या होता है? नेट इरिगेटेड एरिया प्लस द एरिया विच इज इरिगेटेड मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। और एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है? 1 जुलाई से लेके 30 जून के बीच में। फिर एक टर्म है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। सरकार ने कोई स्कीम चलाई, उस स्कीम को अगर पूरे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, फुली यूटिलाइज किया जाए, तो कितने एरिया को इरिगेट किया जा सकता है, उस टोटल एरिया को बुलाया जाता है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि सरकार ने कोई कैनाल्स का नेटवर्क बिछाया, इस कैनाल्स के नेटवर्क को अगर फुल पोटेंशियल तक यूज़ किया जाए, पूरे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो टोटल कितना एरिया इरिगेट किया जा सकता है उसको बुलाया जाता है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। और दूसरा टर्म है इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। ये जो स्कीम है इसके तहत एक्चुअली में कितना एरिया इरिगेट किया जा रहा है उसको बोलते हैं इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज। कितना कर सकते हैं टोटल उसको बोलते हैं इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, और कितना एक्चुअल में किया जा रहा है उसको बोलते हैं इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। फिर एक टर्म है नेट सोन एरिया, द एरिया विच इज सोन एटलीस्ट वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। टोटल एरिया जितना सो किया जाता है एक एग्रीकल्चरल ईयर में कम से कम एक बार, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। और दूसरा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कैसे निकालते हैं? नेट सोन एरिया प्लस द एरिया विच इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। सेम बिल्कुल ऐसे जैसे हम बात कर रहे थे नेट इरिगेटेड एरिया और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया के बारे में, वैसे ही नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया
कि कम से कम एक बार जितना भी एग्रीकल्चर लैंड को सो किया गया है उसको बोल देते हैं नेट सोन एरिया, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया नेट सोन एरिया प्लस द एरिया विच इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। फिर एक टर्म है क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया के बीच में जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो खेत है इसको 3 बार बोया गया एक साल में, और ये जो खेत है इसको 2 बार बोया गया एक साल में, मतलब इस फील्ड के ऊपर क्रॉप इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये जो फील्ड है इस फील्ड के ऊपर कम है। इसी रेशियो को बुलाया जाता है क्रॉप इंटेंसिटी। वाटर यूज एफिशिएंसी नाम से क्लियर है, इट इज द रेशियो बिटवीन इफेक्टिव वाटर यूज एंड एक्चुअल वाटर विड्रॉन। आपने कितना पानी निकाला और उसमें से कितने पानी को इफेक्टिवली यूज किया, उसको बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। इंडिया में जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बेहद कम है, लगभग 38%, 38% के आसपास है। मतलब हमारे यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा है वाटर की, वाटर यूज एफिशिएंसी कम है जब बात होती है एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। डेवलप्ड कंट्रीज में यही जो वाटर यूज एफिशिएंसी है ये लगभग 50 से 60% के बीच में है, और यहाँ हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज वाटर स्कैरसिटी भी एक समस्या है, लंबी चौड़ी पॉपुलेशन भी एक समस्या है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी तो हमें बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी। फिर एक टर्म है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके तहत कोई ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये जो बायोकेमिकल्स हैं ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जर्मिनेशन को, ग्रोथ को, सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, और ये जो इन्फ्लुएंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो एलिलोपैथी ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये जो बायोकेमिकल्स हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जर्मिनेशन को, ग्रोथ को, सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं एलिलोपैथी। ये की टर्म्स हैं, आपके दिमाग में रहने चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों काम तो खुद से कर दिया करो, होपफुली आपने कर भी दिया होगा बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हमें हेल्प करना चाहते हो तो आप हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। हमारे कंट्री में इरिगेशन की ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत तो आप खुद भी लिख सकते हो। एक बार देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो मॉनसून है इसमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। कभी रेनफॉल अच्छी होती है, कभी डेफिशिएंसी रहती है, कभी तो ड्राउट्स भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो डेफिशिएंट रेनफॉल वाले ईयर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जो कि अपने आप में कॉज ऑफ कंसर्न है। अब अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून है तो हमें अपने एग्रीकल्चर को करने के लिए इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स। सारी सॉइल्स की फर्टिलिटी, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सेम नहीं होती है। जैसे लेटराइट और रेड सॉइल है, इसके ऊपर कल्टीवेशन किया जा सकता है, अच्छा खासा कल्टीवेशन किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर कल्टीवेशन करना है तो प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये जो सॉइल्स हैं इनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ये जो इंडियन सॉइल्स वाला चैप्टर है इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर लिया है, वो एडिट करना रह गया है, डालूंगा मैं 1-2 दिन में उसको, तो उसमें आप सॉइल्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो एक रीज़न क्या है कि अलग अलग सॉइल्स हैं, अब सॉइल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, हम यूज़ करते हैं HYV सीड्स को,
लेकिन ये जो HYV सीड्स होते हैं इनमें अबंडेंस ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, ये वाटर इंटेंसिव होते हैं। फिर लंबी चौड़ी कंट्री है, डाइवर्स क्लाइमेट है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे नेचुरली खूब सारा पानी बरसता है, खूब बारिश होती है, लेकिन फिर एक हिस्सा राजस्थान भी है, एक हिस्सा गुजरात भी है, कुछ हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू का भी है जहाँ पे बारिश उतनी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। अब वहाँ अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो फिर आपको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ पे एक लंबा चौड़ा कल्टीवेशन रावी क्रॉप्स का होता है, वीट का होता है, और ये विंटर क्रॉप्स होती हैं, और विंटर्स में बारिश तो होती नहीं है। बारिश नहीं होती है तो पानी कहाँ से आएगा? इरिगेशन के थ्रू आएगा। मल्टी क्रॉपिंग, जहाँ भी मल्टी क्रॉपिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, एक साल में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं, वहाँ पे रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। और रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू। फिर एक बड़ी नीड है हमारी कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस पॉपुलेशन को हमें फीड करना है। पॉपुलेशन को अगर फीड करना है तो ऑब्वियसली हमें एग्रीकल्चर को और इंटेंसली करना पड़ेगा, और उसके लिए इरिगेशन ज़रूरी है। इरिगेशन कैन ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है, ऐसी लैंड है जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएँ, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, इरिगेशन नहीं है, पानी नहीं है, उसकी वजह से कल्टीवेशन होता नहीं है। तो राजस्थान के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर इरिगेशन जो है वो ये जो प्रोडक्शन लेवल्स में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इस इनस्टेबिलिटी को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। भाई अगर पानी की सप्लाई ठीक मिल रही है तो जो प्रोडक्शन के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है, अगर आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया हैं, तो जो रूरल इनकम है वो ऑगमेंट होती है, उसमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है। और अगर रूरल इनकम ऑगमेंट होगी तो हमारी जो ओवरऑल डिमांड है वो ऑगमेंट होगी, और अगर ओवरऑल डिमांड ऑगमेंट होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, अगर आपको एग्रीकल्चर समझ में आया है, एग्रीकल्चर की समस्याएं समझ में आई हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको एक बार पढ़ो, दिमाग में बिठाओ और चीज़ों को खुद से लिखो। फिर बात आती है द प्रिवेलेंट इरिगेशन सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया में आम तौर पर चलने वाले इरिगेशन सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एक चलता है हमारे यहाँ पे वेल इरिगेशन, दूसरा चलता है कैनाल इरिगेशन, और तीसरा चलता है टैंक इरिगेशन। कौन कौन सा? वेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन और टैंक इरिगेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वेल इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का सबसे पॉपुलर मेथड है हमारे कंट्री में वेल इरिगेशन। बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। जो ज़मीन के अंदर पानी है उस पानी को निकाला जाता है और उस पानी को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। लेकिन सलाइन वाटर को प्रेफर नहीं किया जाता। इरिगेशन के लिए मीठा पानी चाहिए, खारा पानी नहीं चलेगा, सलाइन वाटर नहीं चलेगा। वेल इरिगेशन सबसे पॉपुलर मेथड है हमारी कंट्री में इरिगेशन का। अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में पॉसिबल है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ ग्राउंड वाटर है। ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं है तो कैसे करोगे वेल इरिगेशन? जैसे पेनिनसुलर इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है वेल इरिगेशन, बिकॉज ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इसका रॉकी स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो गंगा, ये जो इंदस, ये जितना भी एरिया है यहाँ पे खूब वेल इरिगेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे ज़मीन के अंदर खूब सारा पानी है। तो वेल इरिगेशन मोस्ट पॉपुलर मेथड है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्यूबवेल इरिगेशन और दूसरा होता है डग वेल इरिगेशन। ट्यूबवेल्स आपने देखे होंगे, पंप लगाते हैं लोग, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, उनके थ्रू पानी को निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। और दूसरा होता है डग वेल इरिगेशन, कि कुएँ खोदे जाते हैं और उन कुओं के थ्रू पानी को निकाला जाता है। तो 2 टाइप के वेल इरिगेशन हैं, ट्यूबवेल इरिगेशन और डग वेल इरिगेशन। फ़ायदे क्या हैं? सिंपल है, सस्ता पड़ता है, रिलायबल सोर्स है, गरीब से गरीब किसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इसके खूब सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो तो ये है कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो बेहद कम है, पानी को वेस्ट ज़्यादा किया जाता है, यूटिलाइज कम किया जाता है। लेकिन हाँ, हमारे कंट्री में अभी भी सबसे पॉपुलर सिस्टम यही है इरिगेशन का। दूसरा है कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है। सबसे पॉपुलर सिस्टम कौन सा है? वेल इरिगेशन।
दूसरे नंबर पे कौन सा है? कैनाल इरिगेशन। और ये जो कैनाल इरिगेशन है इसको बहुत इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है ऐसे एरियाज में जहां पे पेरेनियल रिवर्स हैं। कैनाल नेटवर्क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस कैनाल नेटवर्क के लिए पानी की सप्लाई तो होनी चाहिए, और पानी की सप्लाई उन्हीं एरियाज में हो सकती है जहां पे पूरे 12 महीने नदी का पानी आ रहा है। तो जिन भी एरियाज में पेरेनियल रिवर्स हैं वहाँ पे कैनाल इरिगेशन बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे पंजाब है, वहाँ पे लंबा चौड़ा कैनाल्स का नेटवर्क है, लेकिन अब तो इसको ड्राई एरियाज में भी एक्सटेंड किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब तो ये भी कोशिश कर रही है सरकार कि ड्राई एरियाज में भी कैनाल इरिगेशन को एक्सटेंड किया जाए। ये जो कैनाल इरिगेशन का सिस्टम होता है इसको एडमिनिस्टर करने का काम, इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका काम होता है इसको एडमिनिस्टर करने का और उन्हीं का काम होता है इनको कंट्रोल करने का, कि किसी कैनाल के नेटवर्क में कितना पानी सप्लाई करना है, कब नहीं करना है, ये सब कुछ कौन देख रहा है? रिवर वैली प्रोजेक्ट देख रहा है। बेसिकली ये जो कैनाल इरिगेशन है इसके थ्रू डबल पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं। एक तो इरिगेशन का पर्पस है ही, वो तो प्राइमरी पर्पस है कि इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई किया जाए। दूसरा फ्लड कंट्रोल, कि कभी अगर फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो इस कैनाल नेटवर्क को यूज़ किया जा सकता है पानी को कम या ज़्यादा करने के लिए, पानी को डाइवर्ट करने के लिए। ये जो कैनाल इरिगेशन है ये भी दो टाइप का होता है, एक होते हैं इनंडेशन कैनाल्स और दूसरे होते हैं पेरेनियल कैनाल्स। ये जो इनंडेशन कैनाल्स होते हैं इनको प्राइमरीली इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इनको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है फ्लड वाटर्स को ड्रेन आउट करने के लिए, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर आ गया है और सिचुएशन फ्लड जैसी है, तो उस फ्लड वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इनंडेशन कैनाल्स को। ये जो इनंडेशन कैनाल्स हैं इनमें वेयर्स नहीं होते हैं, मतलब इनमें ओपनिंग नहीं होती है वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। पूरा चैनल होता है, चैनल से ही वाटर फ्लो कर रहा होता है, अलग से कोई ओपनिंग नहीं होती है। इरिगेशन डिपेंड करता है कि बारिश हुई या नहीं हुई, इरिगेशन डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, कि कभी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इरिगेशन के लिए भी इसके वाटर को यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज जो मेन पर्पस है इसका इनंडेशन कैनाल का वो क्या है कि फ्लड वाटर्स को कंट्रोल करना, फ्लड्स को कंट्रोल करना। विंटर्स में, ड्राई सीजन्स में इनंडेशन कैनाल्स का कोई यूज़ रह ही नहीं जाता है, बिकॉज विंटर्स में, ड्राई सीजन्स में बारिश बहुत ज़्यादा होती नहीं है, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती नहीं है, तो इनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ रह नहीं जाता। ये मेनली मिलते हैं सतलज गंगा वैली में, मेनली मिलते हैं ब्रह्मपुत्र वैली में, ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लड्स की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और दूसरे होते हैं पेरेनियल कैनाल्स। ये वो हैं जिनमें पूरे साल पानी का फ्लो रहता है, दे मेंटेन फ्लो थ्रू आउट दी वाटर। और ये जो फ्लो होता है वाटर का इसको रेगुलेट किया जाता है वेयर के थ्रू, इसको रेगुलेट किया जाता है स्लूइस गेट्स के थ्रू। वेयर बेसिकली डैम्स में जो ओपनिंग्स होती हैं, कैनाल्स में जो ओपनिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं वेयर्स। तो एक तो पेरेनियल कैनाल्स में नाम से ही क्लियर है कि पूरे साल इनमें पानी का फ्लो रहता है और इनको रेगुलेट किया जाता है वेयर्स के थ्रू। अच्छा, इनमें से वाटर ड्रॉ, मतलब इनके लिए जो पानी आ रहा है वो पानी सप्लाई किया जाता है रिजर्वायर से या किसी रिवर वैली प्रोजेक्ट से। कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा रिजर्वायर है, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है इन पेरेनियल कैनाल्स के साथ में, ताकि इनमें पूरे साल पानी का फ्लो रहे। और ये जो पेरेनियल कैनाल्स हैं ये देखने को मिलते हैं पंजाब में, ये देखने को मिलते हैं यूपी में, ये देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। हमारी जो नेशनल इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग कैनाल इरिगेशन के मामले में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे है राजस्थान। कैनाल इरिगेशन के मामले में सबसे टॉप पे कौन है? यूपी, और दूसरे नंबर पे है राजस्थान। अच्छा, ये जो कैनाल इरिगेशन है, ये कैनाल इरिगेशन में पानी का फ्लो रहा है, पानी के फ्लो के साथ में सेडिमेंट्स आते हैं और वो जो सेडिमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट हो जाते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। लेकिन कैनाल इरिगेशन के भी नुकसान है। ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स ये हैं कि जब एक जगह पे एक्सेसिव फ्लो वाटर होता है, अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, पानी वापस से सरफेस की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है
और जब पानी वापस से सरफेस की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है तो अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उन सॉल्ट्स को अपने साथ में लेकर आता है और फिर देखने को मिलता है अर्थ के सरफेस के ऊपर सैलिनाइजेशन, या जिसको रे बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रे बुलाया जाता है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पंजाब और हरियाणा में तो बहुत इंटेंस प्रॉब्लम हो गई है आजकल सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल की। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर है, उसकी वजह से कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, और कैपिलरी एक्शन की वजह से जो पानी ज़मीन के अंदर से ऊपर की तरफ बाहर आता है उस पानी के साथ में सॉल्ट मिक्स होकर आता है, और वो जो सॉल्ट है वो सरफेस के ऊपर जम जाता है। पानी तो एवेपोरेट हो गया लेकिन सॉल्ट जमा रह गया, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। और ये जो सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल है ये फर्टिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। बहुत सिंपल, आपको ये समझ में आया होगा। दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो हमने बात की वेल इरिगेशन के बारे में और दूसरा हमने बात की कैनाल इरिगेशन के बारे में। ये जो कैनाल इरिगेशन है इसको एडमिनिस्टर, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का। और दो टाइप्स के कैनाल इरिगेशन होते हैं, एक होते हैं इनंडेशन कैनाल्स और दूसरे होते हैं पेरिनियल कैनाल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनंडेशन कैनाल्स का जो प्राइमरी पर्पस है वो है फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन प्राइमरी पर्पस नहीं है। और ये जो पेरिनियल कैनाल्स हैं इनका प्राइमरी पर्पस है इरिगेशन। ये ऐसे कैनाल्स हैं जिनमें पूरे साल पानी का फ्लो रहता है। ये उन एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ पे पेरिनियल रिवर्स होती हैं। और ये जो पेरिनियल कैनाल्स हैं, इन पेरिनियल कैनाल्स के थ्रू रेगुलर सप्लाई की जाती है वाटर की इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। अच्छा, डेटा क्या कहता है कि ये जो कैनाल इरिगेशन है, इस कैनाल इरिगेशन के साथ में खूब सारे सेडिमेंट्स आते हैं। जब वो सेडिमेंट्स एग्रीकल्चर फील्ड में जाके डिपॉजिट होते हैं तो उनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान है सैलिनाइजेशन, जिसको रे बुलाया जाता है। कैपिलरी एक्शन की वजह से अर्थ के इंटीरियर से जो पानी ऊपर की तरफ बाहर आता है, उल्टा आता है, वो अपने साथ में खूब सारा सॉल्ट लेकर आता है और इसकी वजह से सरफेस के ऊपर सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल देखने को मिलता है, जो कि हमारी फर्टिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और फिर तीसरा सिस्टम है टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन नाम से क्लियर है, एक तरीके से किसी एरिया में एक रिजर्वायर बना दिया आपने, एक टैंक जैसी चीज़ बना दी और इस टैंक में आप वाटर को स्टोर कर रहे हो। और ये जो वाटर स्टोर किया जा रहा है ये डिपेंड करता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब मान लो राजस्थान में आपने टैंक बना दिया, अब उस टैंक में पानी आएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि बारिश कितनी हुई, वो उस पर डिपेंड करेगा कि ज़रूरत कितनी है। तो जो टैंक इरिगेशन है, इस टैंक इरिगेशन में एक स्पेसिफिक साइज़ का रिजर्वायर बना दिया जाता है और ये जो रिजर्वायर होता है ये डिपेंड करता है, इसका साइज़ डिपेंड करता है कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है और कितना पानी आपके पास में अवेलेबल है। बहुत ट्रेडिशनल वे है ये पानी को स्टोर करने का। पुराने टाइम से ही रेनफॉल जो होती है उसके वाटर को स्टोर किया जाता था, स्ट्रीम्स के वाटर को स्टोर किया जाता था, रिवर्स के वाटर को भी स्टोर किया जाता था। थोड़ा डाइवर्ट कर लिया और फिर किसी टैंक में उसको स्टोर कर लिया और फिर यही जो पानी है इस पानी को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे समझ लो कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वो जो पानी है उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, घर के पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टैंक इरिगेशन के बारे में तो ये जो पानी स्टोर किया जा रहा है इसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फिशिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। डेटा क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश में 29% टैंक इरिगेशन है और आंध्र प्रदेश टैंक इरिगेशन के मामले में टॉप पे है। और उसके बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, 23% टैंक इरिगेशन है वहाँ पे। लेकिन टैंक इरिगेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे टैंक इरिगेशन में पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर को इंश्योर करना अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। पूरे साल रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर को इंश्योर करना अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा, जब आप एक टैंक बना रहे हो और इरिगेशन के पर्पज से टैंक बना रहे हो तो एक लंबी चौड़ी कल्टिवेबल लैंड होती है जो कि ऑक्यूपाई हो जाती है, जो कि घिर जाती है। और बिकॉज ऑफ लार्ज एक्सपेंस एवेपोरेशन भी खूब देखने को मिलता है, तो वाटर लॉस भी खूब देखने को मिलता है। तो ये कॉजेज ऑफ कंसर्न्स हैं, हालांकि उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ कॉजेज ऑफ कंसर्न्स तो हैं। बिकॉज जब पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है, प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होता है, तो छोटे से छोटे ज़मीन का टुकड़ा भी हमारे काम का होता है। तो ये कॉजेज ऑफ कंसर्न्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमारे कंट्री में 49% ऑफ द नेट सोन एरिया प्रॉपरली इरीगेट किया जाता है। रिमेनिंग 51% एरिया अभी भी रेनफेड है,
अभी भी रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। नंबर देखने में ऐसा लग रहा है 50-50, लेकिन एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट कंट्री में 51% एग्रीकल्चरल एरिया अगर रेनफेड है, रेन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वो अपने आप में कॉज ऑफ कंसर्न है। हमारा जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। 2018 में हमारा जो नेट इरिगेटेड एरिया था वो कितना था? लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर था। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन दे रखा है, बताया हुआ है कि कितने एरिया को किस नेटवर्क के थ्रू इरिगेट किया जा रहा है, और कंपैरिजन है 2001-2002 और 2013-2014 का। कैनाल इरिगेशन के थ्रू 2001-02 में लगभग 27% नेट इरिगेटेड एरिया था। 2013-14 में कैनाल इरिगेशन के थ्रू ये जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो घट के हो गया 23.7%, मतलब डिक्रीज देखने को मिला है। टैंक इरिगेशन के थ्रू 2001-02 में नेट इरिगेटेड एरिया कितना था? 4%। ये भी 2013-14 में घट के कितना हो गया? 2.5% हो गया, मतलब यहाँ भी डिक्रीज देखने को मिला है। ट्यूबवेल इरिगेशन के थ्रू 2001-02 में जो नेट इरिगेटेड एरिया था वो कितना था? 41%। 2013-14 में ये बढ़ के हो गया 46.2%, मतलब यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। और हाईएस्ट नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो ट्यूबवेल इरिगेशन के थ्रू ही है। डग वेल्स जो होते हैं, जो वेल्स डग किए जाते हैं, उनके थ्रू 2001-02 में नेट इरिगेटेड एरिया कितना परसेंट था? 21%। 2013-14 में वो कितना हो गया? 16.6%, मतलब यहाँ पे भी डिक्रीज देखने को मिला। और अदर सोर्सेज के थ्रू नेट इरिगेटेड एरिया 2001-02 में कितना था? 7%, वो थोड़ा सा बढ़ के कितना हो गया? 11% हो गया। मतलब इन जनरल अगर बोलें तो ट्यूबवेल इरिगेशन के अंडर जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, बाकी सब में डिक्रीज देखने को मिला है। और ट्यूबवेल इरिगेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा एरिया इरिगेट किया जाता है। ये आपको बेसिक तौर पे दिमाग में रखने की ज़रूरत है। टॉप 5 इरिगेटेड स्टेट्स कौन सी हैं? 2018-19 का डेटा है। पंजाब में लगभग 97% ऑफ द एरिया इरिगेटेड है। हरियाणा में लगभग 86% ऑफ द एरिया इरिगेटेड है। यूपी में लगभग 77% ऑफ द एरिया इरिगेटेड है। मध्य प्रदेश में लगभग 66% और वेस्ट बंगाल में लगभग 55%। टॉप पे कौन है? टॉप पे पंजाब है और हरियाणा है। क्रॉप वाइज ग्रॉस इरिगेटेड एरिया अगर देखें 2014-15 का डेटा है। वीट 46.1%, वीट के अंडर सबसे ज़्यादा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, 46.1% हाईएस्ट। और दूसरे नंबर पे बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइस है 41%, बाकी मेज 3.6%, बाजरा 1.1% और बाकी की तो ऐसी क्रॉप्स हैं जो कोई 1% या 1% से कम है। तो मेन तो वीट और राइस के अंडर सबसे ज़्यादा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है। ये बेसिक डेटा है। इस बेसिक डेटा में से एक दो चीज़ें भी आपके दिमाग में रह जाएंगी और आप कोट कर दोगे तो आपका आंसर बेहतर लगेगा। और फिर बात आती है 6th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स। इससे पहले 5 और सेंसस हो चुके हैं और किसने करवाए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने करवाया इस 6th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स को। और इसके लिए रेफरेंस ईयर कौन सा लिया गया? 2017-18 रेफरेंस ईयर लिया गया। ये रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि लगभग 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स के थ्रू एरिया इरिगेट किया जा रहा है। जो सरकार की वेरियस माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं उनके थ्रू लगभग 23.14 मिलियन एरिया को इरिगेट किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 21.93 मिलियन विच इज 94.8% सरफेस वाटर स्कीम्स हैं एंड 1.21 मिलियन लगभग 5.2% ग्राउंड वाटर स्कीम्स हैं। तो ये टोटल तो याद रख लो कि 23.14 मिलियन एरिया ऐसा है जो कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स के थ्रू इरिगेट किया जा रहा है। इसमें जो मेजर चंक है लगभग 95% वो सरफेस वाटर स्कीम्स के थ्रू है और एक छोटा सा चंक ग्राउंड वाटर स्कीम्स के थ्रू है। डगवेल की अगर बात करें तो डगवेल का जो शेयर है वो हाईएस्ट है इन माइनर इरिगेशन स्कीम्स में। डगवेल इरिगेशन का हाईएस्ट शेयर है इन माइनर इरिगेशन स्कीम्स में। उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है इन माइनर इरिगेशन स्कीम्स में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। इरिगेशन के अंदर ये जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स के अंदर एरिया है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है लगभग 1.42 मिलियन का। हमने कितना इरिगेशन का पोटेंशियल क्रिएट किया है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 0.76% का।
और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड हमारा कितना है 6.1% का। इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज क्या होता है अभी हमने बात की है। तो ये जो डेटा है इसको भी बेसिक तौर पे याद रखो। और ये पूरा परसेंटेज दे रखा है कि डगवेल के थ्रू कितना इरिगेशन किया जाता है, शैलो कैसे किया जाता है, मीडियम के थ्रू कितना किया जाता है, डीप ट्यूबवेल के थ्रू कितना किया जाता है। इस डेटा को देख लो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद तो सिर्फ मोटा मोटा इतना रखो कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि लगभग 23.14 मिलियन एरिया ऐसा है जिसको माइनर इरिगेशन स्कीम्स के थ्रू इरिगेट किया जाता है, जिसमें से मेजर चंक लगभग 95% सरफेस वाटर स्कीम्स के थ्रू इरिगेट किया जाता है और 5.2% ग्राउंड वाटर स्कीम्स के थ्रू इरिगेट किया जाता है। यूपी लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स। बस इतना भी याद रखोगे, इतना भी कोट कर दोगे। और हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, रेफरेंस ईयर 2017-18। इतना कोट कर दोगे, अगर कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ी तो भी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।